तो अब जैसे ही मैं रेफरेंस निकालता हूँ तो जो राइटर करता है वो एपीए के कॉन्टेक्स्ट में निकाल रहा होता है, एपीए के अंदर नहीं होता, क्योंकि हम या जो कंपनीज होती हैं वो अलग अलग कंट्रीज के लिए काम करती हैं और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं। अब जैसे कि इसमें से हम कोई भी एक हेडिंग उठाते हैं और उसी से रिलेटेड कोई रेफरेंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज, ठीक है। हम गए गूगल के ऊपर, स्कॉलर गूगल के ऊपर। ये गूगल स्कॉलर आ गया, यहाँ पर ये कीवर्ड लिखा और इसी से रिलेटेड मेरे पास रेफरेंसेस आ गए। तो मैं कौन सा उठाऊंगा? हार्वर्ड। अगर वो हार्वर्ड मांग रहा है तो हार्वर्ड, वरना एपीए या शिकागो, जिस भी स्टाइल के अंदर वो मांग रहा है वो ही देने होंगे। और हर स्टाइल से रिलेटेड मेरे ट्यूटोरियल्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, या वो अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। लेकिन मसला ये होता है कि आप राइटर बहुत मेहनत भी करता है और उसको लग रहा होता है कि वो मेहनत कर रहा है और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से काम रिजेक्ट होता है। पहली गलती क्या होती है? रेफरेंसेस के अंदर। दूसरी गलती, रेफरेंसेस के अंदर पुराने रेफरेंसेस उठाना। अब जैसे कि 1998 के रेफरेंसेस हैं, ऐसे ही अगर इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये 1972 के रेफरेंस है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आगे कस्टम रेंज में आके 2015 लिखेंगे या 2016, जो भी लिखेंगे उसी से आगे वाले रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, पुराने वाले नहीं। तो हमेशा आपने क्या करना होगा, नए रेफरेंसेस निकालने होंगे। अब जैसे कि ये 2018 का आ रहा है, ये 2018 का आ रहा है, ये 2019 का आ रहा है। तो ये रेफरेंस आपने निकाल दिया और आपने, आपको जिस स्टाइल में आपसे मांगा गया है उसी स्टाइल के अंदर आप दें, रादर देन आप जो है अपनी तरफ से कोई भी स्टाइल बना के और दे दें। यहाँ पर कोई अलग किस्म के स्टाइल्स होते हैं, एपी हो गया, हार्वर्ड हो गया, सॉरी हार्वर्ड नहीं, एक एक आई ट्रिपल ई होता है। इस तरह कुछ और रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं जो कि यहाँ पर एडाप्ट होते हैं। और राइटर क्या करता है, उसी के से रिलेटेड ही जो है ना रेफरेंसिंग करता है, जो कि गलत होती है और अल्टीमेटली फेल होता है। एक गलती क्या करता है रेफरेंसिंग की। रेफरेंसिंग की बात आपको समझ में आ गई? दूसरी गलती होती है फेक रेफरेंसेस। अक्सर राइटर ये कह रहा होता है कि यार, जबकि मैंने डेटा एक पुराने रेफरेंस से निकाला है या किसी वेबसाइट से निकाला है, और उसको मैं एक अलग रेफरेंस क्यों दूं या गूगल स्कॉलर से कैसे रेफरेंस दूं। देखिए, जब आपका सुपरवाइजर चेक करता है ना काम, तो वो ये देखता है कि आपका रेफरेंस रिलेवेंट है या नहीं, उसी फील्ड के मुताबिक है या नहीं। जैसे कि ये हेडिंग है, अब इसके अंदर जो इंटेक्स साइटेशन है ये वाली, वो ये नहीं देखेगा कि इस फाइल के अंदर या इस रेफरेंस के अंदर या इस पेपर के अंदर ये चीज़ें हों एज इट इज, या डायगो के बारे में हो। वो ये देखेगा कि ये जो चीज़ है, ये जो आर्टिकल है उसके अंदर ये वर्ड मौजूद है या नहीं, ये मार्केट स्ट्रेटजीज उसके अंदर है या नहीं। ठीक है। वो आपको कहाँ से पता चलेंगी? वो आप जब आप उसके जाएंगे, उसके अंदर गूगल स्कॉलर के अंदर रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे तो ये आपको नज़र आ रही होगी, मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज, फिर मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज। तो इसके ऊपर आपको जब कंटेंट मिले तो आपको फिर अंदाजा होगा कि ये वाकई रिलेवेंट है। देखिए, दो तरह की कन्फ्यूजन होती है। एक तो हम पुराने रेफरेंसेस कैसे उसको हम छोड़ें, राइटर जिद कर रहा होता है, हम उसको बोले जा रहे होते हैं कि नहीं आप नए रेफरेंसेस लगाए, तो उसको ये लगता है कि ये शायद फेक रेफरेंसेस है या झूठे। तो ये इस तरह के आप लोगों ने परसेप्शन डेवलप करके रखी है। रिलेवेंट रेफरेंसेस आपने निकाले, कहीं से भी निकाले, और मतलब गूगल स्कॉलर से निकालो और उसको आपने साइट कर दिया, दैट इज इनफ।
ठीक है। तो फेक रेफरेंसेस और जो रिलेवेंट रेफरेंसेस है या जो न्यू रेफरेंसेस है उसका आपको आइडिया हो गया कि वो होते क्या है और उसको किस तरह किया जाता है। और उसके बाद फाइल फॉर्मेटिंग वगैरह है, तो हमारे पास एक वर्किंग फाइल होती है, उसके अंदर आप काम किया करें, पेज रनिंग हेड और पेजर वगैरह आपने डालना होगा, या अगर जब भी आप काम करते हो तो हम आपसे शेयर कर लेंगे। उसी फाइल को आपने रीनेम करते जाना है, या कोई नया फाइल खोल लेते हैं आप लोगों के सामने, उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, साइटेशन मशीन जो साइट जिस फॉर्मिंग की होती है ना, वहां से भी रेफरेंसेस निकाले जाते हैं, या कोई वेबसाइट हो गई उसका रेफरेंस, तो उसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि अगर वेबसाइट से आपने रेफरेंस निकाला तो उसकी आपने लिंक दे दी। मिसाल के तौर पर आपने किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके वहाँ से डेटा उठाया, मान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक से आपने कोई डेटा उठाया, तो उसका आप लिंक देंगे। मिसाल के तौर पर मैं खोल देता हूँ कि जीडीपी डेटा, सही है, ये मेरे पास खुल गया। ये वर्ल्ड बैंक का मैंने यहाँ पर उठाया, कॉपी किया यहाँ तक का रेफरेंस, और यहाँ आया मैं वर्ड की फाइल के अंदर, कहाँ ईयर लगाया 2018 या 19 या जो भी उसका हो, अभी जो चल रहा है 2021 चल रहा है। ठीक है, तो उसको लगाया। फिर मैं यहाँ पर टाइटल दे दूंगा, मैंने डेटा कौन सा उठाया है वो मुझे देना होगा। अब जिस तरह ये टाइटल है डेटा का, जीडीपी करंट यूएस डॉलर्स, इसको मैंने लेट से नाम दे दिया वर्ल्ड जीडीपी, क्योंकि दुनिया की जीडीपी उठा रहा हूँ मैं। तो उसने मुझे ये बना के, यहाँ पर मैंने उसको बना के और नोट कर लिया। फिर इसकी अवेलेबल एट करके इसकी लिंक दे दी, लिंक ये वाली। तो ये हमारा एक रेफरेंस बन गया। इसमें अगर हार्वर्ड है तो ये ईयर ओपन आएगा, अगर एपीए है तो ये जो ईयर है वो क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये तरीके होते हैं जब आप वेबसाइट से उठा रहे हैं या किसी मशीन से डेटा उठा रहे हैं या अपना रेफरेंस उठा रहे हैं, ये तरीका होता है। लेकिन आपने डेटा कहीं से भी उठाया, वही कीवर्ड आपने जाके गूगल स्कॉलर में डाला और उसी ईयर से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन निकाली, पूरे रेफरेंस निकाला और यहाँ उसको साइट कर दिया। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टिल नाउ। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अच्छा, उसके बाद हम आएंगे उसके ऊपर। फॉर्मेटिंग वगैरह तो आसान होती है, उसमें तो कोई मसला नहीं होता। यहाँ आए, हमने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पर पेज नंबर में जाके टॉप ऑफ द पेज लगाया और कोई भी अपनी चॉइस का पेज नंबर डाल दिया। वैसे जो अमूमन हम डालते हैं वो पेज बना वन वाला पैटर्न होता है, ये होता है। हम यहाँ पर कोई असाइनमेंट या ऐसे वगैरह कुछ भी नहीं लिखते, इसको डाल के और फिर इसकी फॉन्ट साइज और वगैरह चेंज करके छोड़ देते हैं। फिर ऐसे ही टाइटल यहाँ बीच में आता है, फिर आगे जाके नेक्स्ट पेज से आपकी असाइनमेंट शुरू होती है। जी बिल्कुल, वो अथेंटिक है, उसमें कोई मसला नहीं है। आप साइटेशन कहीं से भी आप रेफरेंसेस उठाएं ना। देखिए मेरा जो मानना है ना, वो ये है कि आप लोग कहीं से भी डेटा उठाते हैं, नो इशू, लेकिन आप उनको
साइट जो है गूगल स्कॉलर से जाके करें, ठीक है। उसमें ये झंझट नहीं होगा कि यार ये फाइल में कहाँ पर सेव करूँ, ये किस फोल्डर में सेव करूँ, ताकि क्योंकि जब जैसे ही मैं काम कंप्लीट करूँगा तो उसको फिर उसको मुझे प्रॉपर साइटेशन बनानी होगी, उसकी प्रॉपर रेफरेंसिंग करनी होगी, तो उसमें आपका बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग भी आप लोगों को क्लियर हो गई। और उसके बाद केस स्टडी के ऊपर आते हैं। केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि कोई आपको कंपनी दी गई या कोई केस दिया गया, उसी से रिलेटेड आप रिसर्च करें। अब होता क्या है कि जब आपको कोई इस तरह की कंपनीज वगैरह दी जाती हैं या केस स्टडी दी जाती है, तो उसी से रिलेटेड आपको डेटा नहीं मिलता। अब जब डेटा नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है आप लोगों की एनर्जी भी ज़ाया होती है, टाइम भी ज़ाया होता है। तो उसके लिए हमने जेनरिक डेटा उठाना होता है, उसी से मिलता जुलता डेटा उठाना होता है और उसको फिर हमने अप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक केस स्टडी है, ग्लोबल मार्केटिंग सेल्स एंड डायगो पीएलसी फॉर पाकिस्तान। अब इस कंपनी के से रिलेटेड हमने डेटा उठाना है। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका डेटा अवेलेबल ही नहीं होता, तो उन्हीं से मिलती जुलती हम डेटा उठाते हैं, या उन्हीं से उसी जिस सेक्टर से वो बिलोंग करती है उसी सेक्टर से हमने कोई कंपनी चूज की, उसी कंट्री की चूज की, और वहां पर उस डेटा को उठाया, पैराफ्रेज किया, और वो जो कंपनी थी उसको हमने रिप्लेस करके जो हमने अपनी कंपनी सिलेक्ट किए उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसका नाम हम डालेंगे। केस स्टडी के लिए हमेशा लाजमी है कि जो केस स्टडी का नाम है वो जरूर होना चाहिए। अब जैसे कि डायगो पीएलसी है, अब इसको मैं कॉपी करके कंट्रोल एफ करूंगा तो ये मुझे लगभग हर पैराग्राफ में मिलेगी। अगर ये आपका ये जो कीवर्ड है ना डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं मिलता, और बेशक आपने कंटेंट कितना भी रिलेवेंट लिखा हो, आपका काम काम का नहीं है, वो आपको फेल कर देगा। केस स्टडी का मतलब ही ये होता है कि जो आपको पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसको आप अप्लाई करें। अब अप्लाई कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मॉनेटरी फैक्टर्स दैट डायगो मस्ट कंसीडर व्हेन यूजिंग पेस्टल। अब जो आपने कंटेंट उठाया होगा ना इंटरनेट से, वहां पर होगा कि मॉनेटरी फैक्टर्स या फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट अ कंपनी मस्ट कंसीडर। कंपनी एक जेनरिक वर्ड है, तो आपने क्या कर लिया वहां पर डायगो का वर्ड डाल दिया, ठीक है। तो ये आपकी केस स्टडी बन गई, या एक केस स्टडी एनालिसिस बन गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस भी आ रहे हैं सर, टू दी रेफरेंस साइटेशन मशीन। देखिए ये साइटेशन जो मशीन है ना उसका मुझे अंदाजा नहीं है, मैं इससे ये समझ रहा हूँ कि साइट दिस फॉर्मी है, एक गूगल स्कॉलर है, तो वो एक डेटाबेसेस है, रेफरेंसेस की वजह से डेटा निकाली जाती है और वो अथेंटिक हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। खैर, उसके बाद हम आते हैं, देखें इस स्टडी का क्या था कि कोई कंपनी सिलेक्ट कर दी थी और उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करना था। अब कंट्री मिसाल के तौर पर हमने कौन सा सिलेक्ट किया है? पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का वर्ड भी आपको हर जगह पे आएगा। अब ये आपको ये जो मिला होगा ना सोशल फैक्टर पे डेटा, ये आपको मिला होगा जेनरिक। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप राइटअप लिख रहे होंगे इसका, तो डेमोग्राफिक डेटा एंड पॉपुलेशन अवेयरनेस, यहाँ तक आपके पास डेटा आया होगा। आगे आपने क्या कर लिया, इन पाकिस्तान, पब्लिक इन पाकिस्तान कर लिया, ताकि आपका डेटा रिलेवेंट हो और रीडर को लगे कि वाकई आपने सही रिसर्च की है और उसको अप्लाई भी सही किया है। अदरवाइज बेशक कितनी मेहनत करें, आपका काम काम का नहीं है। देखें एकेडमिक राइटिंग में रिलेवेंसी डेवलप करना एक कमाल होती है, एक आर्ट होती है और उसकी बड़ी वैल्यू होती है। अगर आप रिलेवेंसी डेवलप नहीं करेंगे तो जितनी भी मेहनत करें काम की नहीं होगी।
और फिर आखिर में बच्चे फेल होते जा रहे होंगे, फिर आप बोलेंगे मैंने तो मेहनत करी थी, ये क्यों हो रहा, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। नहीं, जुल्म नहीं हो रहा, आपने सही नहीं उसको परसू किया, उसको अप्लाई नहीं किया, आपने केस स्टडी एनालिसिस को समझा ही नहीं है। दूसरा क्या, दूसरा, ये तो चलो ये जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने खुली है वो तो है ही स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। ये बच्चा पाकिस्तान का था तो उसने कहा था कि मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना है पाकिस्तान के अंदर, तो उस हिसाब से यूके से मैं इस तरह की एक केस स्टडी डेवलप करूं ताकि वो बेशक पाकिस्तान से रिलेट करे, कोई मसला ना हो। लेकिन आम तौर पे इस तरह नहीं होता। तो पाकिस्तान का वर्ड, इंडिया का वर्ड, या जो बंगाल का वर्ड, उसके वर्ड्स या उसके रेफरेंसेस हम यूज़ नहीं करते अपने काम के अंदर। उसका रीज़न ये होता है कि ये कंट्रीज मशहूर हैं और यहाँ पर ट्यूटर का शक जाता है कि अगर ये वर्ड्स अवेलेबल हैं किसी के काम में तो इट मीन्स कि ये काम पाकिस्तान से ही होके आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए मसाइल होते हैं। केस स्टडी समझ में आ गई? यस। हेलो। यस सर, आ गई है समझ सर। ठीक है, अब हम करेंगे लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बात ना, कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह किया जाता है। ये तो उसकी रिपोर्ट है, तो ये आपके सामने खुली, ये इसलिए कि ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि देखें यहाँ पर कहीं पर भी पाकिस्तान नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, और आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया कि मुझे इसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू चाहिए। अब यहाँ मैं आया, ये बहुत सारे आर्टिकल्स खुल गए मेरे पास, यानी सोशल मीडिया किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है कंज्यूमर बिहेवियर को। आगे लिखूंगा मैं लिटरेचर रिव्यू या यूके सेव। यूके सेव एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी सब स्टैंडर्ड होती हैं या हाफ होती हैं या कभी कभार गाइडलाइंस को मीट नहीं कर रही होती। तो इसीलिए लाजमी होता है कि आप जब भी रिसर्च करें तो सही से सही कंटेंट निकालें, अच्छी अच्छी वेबसाइट पे जाएं या जर्नल आर्टिकल्स के अंदर से जाके चीज़ें निकालें, मेन मेन कंटेंट जो आप वहाँ पर मैच कर रहा है, ताकि आपकी रिलेवेंसी डेवलप हो। बहुत सारे राइटर्स को सर्च करने में मसला होता है। सर्चिंग अगर आपको आ गई तो पैराफ्रेजिंग तो कहीं से भी हो सकती है। आप एक 10 क्लास के बच्चे को भी आप देंगे एक पैराग्राफ तो आपको रिफ्रेश करके देगा, रिवर्ट करके देगा। प्लेजरिज्म रिमूव करना कोई मसला ही नहीं है। मसला क्या है कि रिलेवेंट चीज़ें निकालना। खैर, अब हम आते हैं लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास लिटरेचर रिव्यू आ रहा है। अब जैसे कि स्टडी कंडक्टेड बाय, इसको हम उठाते हैं। ठीक है, देखें पैराफ्रेज आप बेशक बाद में कर लें, लेकिन उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जो कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये स्टडी कंडक्टेड बाय चांग एंड ढोलका,
ये रेफरेंस हम डिलीट करेंगे। जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो पुराने रेफरेंसेस या जो रेफरेंसेस वहीं से आ रहे हैं, बेशक आप ऐसे लिख रहे हो तभी उसको आपने डिलीट करना होगा। यहाँ पर आपने डैशेस लगा दिए, ठीक है, फिर यहाँ से आपने इसको रिमूव कर लिया। इस तरह ये जितने भी रेफरेंसेस है पुराने रेफरेंसेस डिलीट करने होंगे। उसका रीजन ये है कि ये प्लेजरिज्म क्रिएट करते हैं। आप इसको रिफ्रेश भी करेंगे तो दोबारा ये रिवर्ट बैक मारेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर आपने कोई नया रेफरेंस जाके निकाला वहां से गूगल स्कॉलर से, तो लिटरेचर रिव्यू क्या होगा, क्लियर हो गया। लिटरेचर रिव्यू किस तरह बंदा कर सकता है। आप लोग क्या करते हो, एक एक स्टडी को उठाया, उसको डिटेल देखा, फिर उसको आपने एनालाइज किया। नहीं, लिटरेचर रिव्यू अगर किसी टॉपिक पे आपको पढ़ा पढ़ा मिल जाता है तो उसी को ही आप लेके जाएं और उसी को रिफ्रेश कर लें, दैट्स इट। पूरे पूरे आर्टिकल्स को पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है। जब आपको पूरा लिटरेचर रिव्यू एक टॉपिक पे मिल रहा है तो उसको कॉपी पेस्ट मारें और उसके अंदर चीज़ें मैनिपुलेट करें, या उसी से रिलेटेड जो अंदर रेफरेंसेस है उसको आप डिलीट करके और आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये तरीका होता है लिटरेचर रिव्यू का। देखिए लिटरेचर रिव्यू करना बहुत आसान होता है, कोई भी टॉपिक मिल जाए, खासतौर पे जो मैनेजमेंट साइंसेज हैं उन्हीं से रिलेटेड, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, तो 2-3 आर्टिकल्स ही भी आपको मिल गए ना और उनके अंदर कोई लिटरेचर अच्छा किया हुआ है तो उसको आपने कॉपी पेस्ट मार के और आखिर में जाके अंदर उनकी जो रेफरेंसिंग होगी वो आपने चेंज करनी होगी। गूगल स्कॉलर से जाके अच्छे अच्छे रेफरेंसेस या न्यू रेफरेंसेस जाके लगाने होंगे। तो उसी से क्या होगा, आपकी प्लेजरिज्म भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपका काम भी सही हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, और आपका प्रोफेसर भी खुश होगा कि हाँ यार वाकई आपने नए नए अपडेटेड रेफरेंसेस निकालें। देखें जो केस स्टडी में मैं एक चीज़ समझा रहा था कि हम जो चीज़ मैन्युअली डाल रहे होते हैं ना, जैसे कि पाकिस्तान का नाम, जैसे कि किसी कंट्री का नाम या कंपनी का नाम बार बार, तो उसी से प्लेजरिज्म कम होती है, उसी से चांसेस आप प्लेजरिज्म कम हो जाते हैं, बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि रूट्स टूट जाती हैं। प्लेजरिज्म वर्क करता है रूट्स के बेसिस पर, जो कनेक्शन होते हैं ना वर्ड्स के दरमियान, उनसे वो स्ट्रांग होता है। वो जैसे ही ब्रेक हो गए तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप पैराफ्रेज कर रहे हो, पैराफ्रेज पे आते हैं ना, तो उसमें आपने कुछ वर्ड सिलेक्ट करने होंगे जिनको आपने ऑटो रिप्लेस कर लिया शुरू से ही। मिसाल के तौर पर कंपनी है, कंपनी को आपने रिप्लेस कर लिया फर्म के साथ, और वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर 40-50 मरतबा आ रही है, तो उसका पूरा ब्रेक हो गया उसकी प्लेजरिज्म, ठीक है। तो इस तरह जो वर्ड्स आपको लगें, लेकिन ये देखना होगा कि कंपनी की मानी वहीं पूरे डॉक्यूमेंट में हर जगह पे वाकई कंपनी या फर्म है या कोई और चीज़ है। या ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि कंपनीज एक्ट 2006 वहीं पर भी आपने उसको कर लिया, फर्म एक्ट 2006। तो जो की टर्म्स है या जो मेन कंपोनेंट्स, मेन पॉइंट्स हैं, उनको आपने रिप्लेस नहीं करना होगा। ये होगा ये हमारी पैराफ्रेजिंग। दूसरी पैराफ्रेजिंग या डेटा कलेक्शन की ट्रिक ये होती है कि किसी एक सोर्स से आप कंटेंट नहीं उठाएं, मल्टीपल सोर्सेज से। उससे आपकी प्लेजरिज्म जल्दी खत्म हो जाएगी, वरना आप कितना भी पैराफ्रेज करें, कितना आप दिमाग लगाएं, लेकिन प्लेजरिज्म रह जाती है। वो ये होता है कि सिंगल सोर्स में स्ट्रक्चर कोहेरेंस को पकड़ता है आपका टर्निटिन, जिसकी वजह से फिर आप लोग कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट्स लगा रहा हूँ, क्यों नहीं डिक्रीज हो रही। तो यही वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आपकी प्लेजरिज्म टूट नहीं रही होती। अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स बचे हैं, एसे और रिफ्लेक्शन। तो अब टाइम बिल्कुल कम है, 5 मिनट जाके बचे हैं। चलो एसे पे आते हैं। देखें एसे की हमारे यहाँ स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर्ड एसे चाहिए होता है हमें, या हर जगह पे ज़्यादातर। अब जैसे कि ये मैं फाइल खोल रहा हूँ, इसके अंदर 1373, अब कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल शेनून वगैरह, तो यहाँ पर मैंने इसको
हेडिंग डलवाई है, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म, फिर कंक्लूजन। फिर डिस्कशन के अंदर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, एक मॉडल था जिसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने थे। फिर कंक्लूजन देना था। कंक्लूजन क्या होता है, ऊपर से ही कॉपी पेस्ट करना होता है। वो कैसे, आपको जो चीज़ें लगती है ना कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको कॉपी मारा, फिर मल्टी सिलेक्शन में गए, इसको कॉपी मारा, फिर सेंटेंसेस के शुरू से आप पैराग्राफ के शुरू वाला कंटेंट नहीं उठाएंगे ताकि आपकी पकड़ ना हो। और फिर जो है ना, हमने लेट से यहाँ से उठाया, फिर हमने आके यहाँ के उसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से इनके रेफरेंसेस हम डिलीट करते जाएंगे, ये करने होंगे। और इनके बीच में से हम कुछ वर्ड्स भी चेंज करेंगे, इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट, वगैरह वगैरह। यानी आपका कंक्लूजन 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर तैयार। सही है। तो ऐसा ही जब ये दिस सेंट्रल है तो ये चीज़ थोड़ी अनक्लियर है, तो वहां से जहाँ से आपने ये कॉपी मारा था वहां से आप देखेंगे कि दिस से क्या रेफर कर रहा है। ठीक है, तो उसको आपने वहां पर डालना होगा और बीच बीच में वर्ड्स चेंज करने होंगे, ऐसा ना कि डुप्लीकेशन में आ जाए, ऐसा ना कि जब वो कंट्रोल एफ करने लगे तो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट में आने लगे। तो ये आपका कंक्लूजन किस तरह लिखा जा सकता है कम से कम वक्त में, ये उसका एक तरीका है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन में ये होता है, ये जैसे आपके पास कंटेंट मिल गया ना, उसी के आगे ही आप क्या करेंगे, द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें आप करेंगे आई हैव लर्नड दैट। यही कंटेंट, इसी को ही आपने क्या कर लिया कि ये मैंने सीखा, इसको मैंने अंडरस्टैंड किया, इसको मैंने डेवलप किया। तो एग्जिस्टिंग कंटेंट को आप फौरन फौरन क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे राइटर्स को मसले हो रहे होते कि यार मैं रिफ्लेक्शन कैसे दूं। नहीं, आपको जो कोई भी डेटा, मिसाल के तौर पर आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे या किसी भी फील्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं ना, आपने जनरल कंटेंट निकाला उस फील्ड का, उस एरिया का, और उसको आपने साथ साथ में रिलेट करते गए, ये मैंने ये सीखा, ये एक्सपीरियंस, ये मैंने गेन किया, ये किया, वो किया, दैट्स इट। 10 मिनट का या 15 मिनट की कहानी होती। किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्लेक्टिव बनाना 1 मिनट का काम है। आगे से आई लर्न दिस, आई अंडरस्टैंड दिस, आई बिलीव दिस थिंग मोटिवेटेड मी, दिस थिंग इनकरेज्ड मी, ग्रुप वर्क इज इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, रिफ्लेक्शन भी हो गया हमारा, पैराफ्रेजिंग भी हो गई, और कंटेंट को आप मॉडिफाई भी किस तरह कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि फेक रेफरेंसिंग क्या है, हार्वर्ड रेफरेंसिंग या एपीए रेफरेंसिंग, या जो एक माइंडसेट बना हुआ होता है पाकिस्तानी लोगों का कि किस रेफरेंसिंग, किस पैटर्न पे काम करना है वो, फिर फॉर्मेटिंग क्या होती है, और फिर केस स्टडी को किस तरह एनालाइज किया जाता है, पुराने रेफरेंसेस हम क्यों डिलीट करते हैं, और फिर लिटरेचर रिव्यू किस तरह करते हैं, ऐसे किस तरह लिखते हैं। तो ये चीज़ें थी हमारे उसमें। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों ने कोई फीडबैक देना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा वो थोड़ा एडवांस की तरफ होगा, उसमें हम थीसिस पे ट्रेनिंग देंगे कि थीसिस किस तरह लिखी जाती हैं, कम से कम वक्त में थीसिस कैसे अब लिख सकते हैं। वो ऐसे कि अपना 1 दिन के अंदर 10,000 वर्ड्स की थीसिस आप आराम से लिख सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन आपका हो गया तो आपकी पूरी थीसिस हो गई। खैर, आप सवाल हो किसी को तो पूछें, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, कोई 30-35 सेकंड से आगे बचे हैं। अच्छा, जिसके सवाल हो ना वो बेशक व्हाट्सएप पे आके हेलो पूछे, सर, अस्सलाम वालेकुम। टाइम खत्म हो रहा सर है वांटेड टू आस्क तो फायदा नहीं रहेगा। ओके। ठीक है।